गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आपको जो आरजेएस के अंदर आने वाले माइनर एक्ट्स हैं या फिर फॉर देट मैटर दूसरे स्टेट्स के अंदर भी जो माइनर एक्ट्स आते हैं उनकी हमने आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी यूट्यूब के ऊपर। और उस सीरीज़ से हमने एक क्लास तो अटेंड कर ली थी उस सीरीज़ के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। और अब आज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की हम दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने पिछली क्लास के अंदर देखा था, पढ़ा था कि हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, कैसे रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में, और उसके दूसरे जो असेंशियल्स थे। हमने सेक्शन 4 भी डिस्कस किया था बेयर एक्ट का, बेयर प्रोविजन का, जिसके अंदर बताया गया था कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो बेसिकली एक अग्रीमेंट से अराइज होता है। अग्रीमेंट किस चीज़ का किया जाता है? अग्रीमेंट किया जाता है कि साथ मिलके वो एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करेंगे। और जो बिजनेस है या तो वो सबके सब कैरी कर सकते हैं या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन भी कैरी कर सकता है। फिर हमने कुछ जजमेंट्स देखे थे जिसके अंदर पहले जो प्रिंसिपल था वो ये था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है तो पार्टनरशिप मानी जाएगी। लेकिन बाद में आपका एक जजमेंट आया था कॉक्स वर्सेस हिकमैन का, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग है तो वो पार्टनरशिप का प्राइमा फेसाई प्रूफ हो सकता है लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है पार्टनरशिप का? कंक्लूसिव प्रूफ होता है म्यूचुअल एजेंसी। तो जैसा कि आप सेक्शन 4 की डेफिनेशन में बेयर एक्ट में बिल्कुल लास्ट लाइन में देखते हैं कि द बिजनेस में बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ये आपका दर्शाता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। इसी से हमने इंटरप्रेट किया था, डिराइव किया था कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है, और हर पार्टनर फर्म का एजेंट होता है। इसी वजह से अगर कोई भी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर पार्टनर कुछ काम करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर, तो उसका हर कंडक्ट, हर वो काम दूसरे पार्टनर्स को भी बाउंड करता है और फर्म को भी बाउंड करता है। क्लियर? हमने फर्स्ट क्लास के अंदर सेक्शन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड क्लास के अंदर चैप्टर 3, जो आपका रेंज करता है सेक्शन नंबर 9 to 17। और इसके अंदर बताया गया है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, मतलब पार्टनर्स के आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशंस कैसे हैं, एक दूसरे के प्रति या फर्म के प्रति उनकी क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या लायबिलिटीज हैं। ये आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसा कि हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा था सेक्शन 4 के अंदर कि पार्टनरशिप हमेशा एक अग्रीमेंट से अराइज होती है, और उसके बाद हमने आगे के सेक्शन में यह भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप कभी भी बाय द वर्च्यू ऑफ स्टेटस नहीं होती या बाय द वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं होती, वो हमेशा लोगों के बीच में बनाए गए अग्रीमेंट से अराइज होती है। इसलिए पार्टनर्स के बीच में या पार्टनरशिप फर्म में उस एग्रीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर्स अपने हिसाब से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं, जैसा उनको सहूलियत हो, उनके अनुकूल हो चीज़ें, उस तरीके से वो उसमें डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अग्रीमेंट जो बनाया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप फर्म का, वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि वो पार्टनरशिप एक्ट के किसी प्रोविजन को ओवरराइड कर जाए या उसके इनकंसिस्टेंट कोई बात बोले। मतलब कोई भी एग्रीमेंट या अग्रीमेंट की कोई भी टर्म्स या कंडीशन जो पार्टनर्स बना रहे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसका कोई भी क्लॉज पार्टनरशिप एक्ट के किसी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन नहीं करना चाहिए। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसलिए हम सबसे पहले चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 11 से। तो आप लोग अपना बेयर एक्ट ओपन करिए। इसके अंदर आप देखिए सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 बेसिकली टॉक्स अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। मीन्स पार्टनर्स अपने बीच कॉन्ट्रैक्ट बना के, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करके जो उन लोगों के बीच में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं उनको अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी क्या ड्यूटी होगी, किसके क्या राइट्स होंगे, किस एक्सटेंट तक वो चलेंगे। ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना के डिसाइड कर सकते हैं। ये आपका सेक्शन 11 प्रोवाइड करता है। इसका मतलब पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 11 फ्रीडम देता है पार्टनर्स को
कि वो अपनी पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखना है वो अपने हिसाब से सेटल करके डिसाइड कर पाए। उनको जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा टर्म्स एंड कंडीशन किसी एक्ट या किसी लॉ के अकॉर्डिंग एज इट इज फॉलो करें, या फॉर दैट मैटर एज इट इज जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करें। लेकिन उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये चीज ध्यान रखनी है जो मैंने आपको अभी बताई कि पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावीन नहीं होना चाहिए उनके कॉन्ट्रैक्ट में। इसी तरीके से आप चैप्टर 3 के जो प्रोविजन हम पढ़ेंगे अभी सेक्शन 9 से 17, तो उसमें लगभग हर प्रोविजन के स्टार्टिंग में आप एक लाइन पढ़ेंगे, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स या सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, और उसके बाद वो प्रोविजन स्टार्ट होगा। इसका मतलब कि जो चीज प्रोविजन में दे रखी है वो बाय डिफॉल्ट दे रखी है, लेकिन वो चीज चेंज करी जा सकती है, मॉडिफाई करी जा सकती है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन एंटर्ड अमंग द पार्टनर्स बाय द पार्टनर्स। क्लियर? तो देखिए सेक्शन 11 डिटरमाइन करता है कि क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी पार्टनर्स की, वो कॉन्ट्रैक्ट बना के आपस में डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। आपका सेक्शन 11 का जो फर्स्ट क्लॉज है, पहला पार्ट है, वो यही बात बोलता है कि जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर्स के बीच में वो डिसाइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना के आपस में। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, आपका आगे का प्रोविजन बोलता है कि सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब ये ओरली या रिटन फॉर्म में भी किया जा सकता है या फिर इम्प्लाइड यानी कि बाय कंडक्ट भी किया जा सकता है। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी चीज को आपको वेरी करना है, किसी कंडीशन को चेंज करना है, अमेंड करना है, तो वो आप बाकी पार्टनर्स की कंसेंट लेके भी कर सकते हैं। और वो जो कंसेंट आप लेंगे, वो जो कंसेंट होगी, वो भी या तो एक्सप्रेस भी हो सकती है या इम्प्लाइड भी हो सकती है, मतलब वो ओरली या रिटन फॉर्म में भी हो सकती है या फिर वो बाय कंडक्ट भी हो सकती है। क्लियर? अब देखिए आपका ये सेक्शन 11 का जो फर्दर पार्ट है वो किस बारे में बात करता है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था जब हमने पार्टनरशिप एक्ट के बेसिक डिस्कस किए थे कि आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट पहले दोनों के दोनों आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट थे, लेकिन बाद में उनको वहां से हटा के निकाल के सेपरेट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड बना दिया गया। लेकिन अब भी मोस्ट ऑफ द प्रोविजन या लगभग सारे प्रोविजन जब रीड किए जाते हैं तो वो विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही रीड किए जाते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 27 है आपका, उसमें आप एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। पढ़ते हैं आप लोग? तो क्या मतलब होता है इसका, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड? इसका यह मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन कोई लॉफुली ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या कोई ट्रेड बिजनेस करना चाहता है तो कोई दूसरा पर्सन उसके साथ इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता या वो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता जो उसको वो लॉफुल ट्रेड या ऑक्यूपेशन करने से रिस्ट्रेन करे या रोके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लॉफुली अपना कोई भी बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट करना चाहता हूं या कोई शॉप में ओपन करना चाहता हूं तो मेरे साथ कोई भी इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता या मैं किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता जिसमें मुझे मना किया जाए कि आप सो एंड सो बिजनेस इस जगह पे नहीं करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर हमें कई तरीके की फ्रीडम प्रोवाइडेड है, आपने देखा है आर्टिकल 19 के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स प्रोवाइड करी गई हैं हमको, तो उसके अंदर आपका एक फ्रीडम टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन भी आपको दिया गया है, यानी आप लॉफुली कोई भी बिजनेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं, आपको उसके लिए रोका नहीं जाएगा। तो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है कि अगर इस तरीके का कोई भी अग्रीमेंट किया जाता है फॉर द रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो वो वॉइड होगा। लेकिन अब यहां एक यूनिक बात है, कमाल की बात है कि आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन नंबर 11 है वो ये बात करता है कि अगर इस तरीके का कोई अग्रीमेंट किया जा रहा है, दैट इज एनी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड माना जाएगा। अब वो किस कंडीशन में वैलिड माना जाएगा, देखिए हम रीड करते हैं हमारा बेयर प्रोविजन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखिए ये जो आपकी पहली लाइन है इससे आप देख सकते हैं नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 मतलब डज नॉट मैटर वॉट एवर इज रिटन इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
दिस प्रोविजन मतलब सेक्शन 11 में जो लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, ये चीज प्रिवेल करेगी, ये ओवरराइड करेगी ओवर द सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Such contract may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is the partner. तो जैसा कि हम सेक्शन 11 के अंदर पढ़ रहे हैं कि पार्टनर्स अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, जिसके अंदर वो सेटल करेंगे, डिसाइड करेंगे अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज एक दूसरे के प्रति या फिर फर्म के प्रति, जो भी उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज है. तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई ऐसी कंडीशन या क्लॉज लिखी जाती है कि जब तक आप उस फर्म के पार्टनर हो आप कोई दूसरा ट्रेड, बिजनेस या ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, तो ये वैलिड माना जाएगा. मतलब आपको इस तरीके से बाइंड किया जा सकता है, ये टर्म्स एंड कंडीशन लिख के कॉन्ट्रैक्ट में बनाया जा सकता है. ये आपका सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बात करता है कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होता है, ये यहां पे वॉइड नहीं होगा. इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आपका, इस तरीके का अग्रीमेंट वैलिड रहेगा. क्लियर? समझ आई चीज आपको? चलिए अब हम आगे चलते हैं. बेसिकली हमारा जो चैप्टर 3 है ये बात करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स फॉर ईच अदर. मतलब एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे के साथ उनके म्यूचुअल क्या क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, या फिर फर्म के प्रति फर्म के साथ उनकी क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. तो देखिए ये डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की. आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं. हम एक एक चीज अब डिस्कस करते चलेंगे. तो सबसे पहले हम सेक्शन 9 के ऊपर आते हैं. आप लोग अपना बेयर प्रोविजन निकाल लीजिए, बेयर एक्ट निकाल लीजिए. इसके अंदर सेक्शन 9 देखिए. सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. जो कुछ जनरल ड्यूटीज है पार्टनर्स की उसके बारे में सेक्शन 9 बात करता है. और इस सेक्शन 9 के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एनश्राइंड है, कंटेन्ड है, जो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ एंड फेयर डीलिंग. प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ एंड फेयर डीलिंग. तो जिस तरीके के हम सेक्शन 18 और 19 में भी ये चीज पढ़ते हैं, हम आगे जब डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में ये चीज पढ़ेंगे कि पार्टनर अपने आप में दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, और साथ के साथ वो फर्म का भी एजेंट होता है. और हमने ये चीज भी डिस्कस करी थी कि अगर कोर्स ऑफ बिजनेस में पार्टनर कोई भी काम करता है, कोई भी कंडक्ट करता है, तो उसके उस काम से, कंडक्ट से दूसरे पार्टनर्स और फर्म दोनों के दोनों बाउंड हो जाएंगे. इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत ये इंपेरेटिव है, नेसेसरी है कि जो भी काम किया जाए पार्टनर के द्वारा वो एब्सोल्यूट गुड फेथ में किया जाए और एक फेयर डीलिंग करी जाए. क्योंकि उसके करे हुए काम से पूरी की पूरी फर्म भी बाउंड हो जाएगी और दूसरे पार्टनर्स भी बाउंड हो जाएंगे. तो ये उस पर ड्यूटी बनती है कि वो जो भी काम करे फेयरली करे और गुड फेथ के अंदर करे. क्लियर? तो इसी बारे में आपका सेक्शन 9 बात करता है. तो एक बार रीड करते हैं. जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. Partners are bound to carry on business of the firm to the greatest common advantage. तो देखिए सेक्शन 9 का एक तरीके से सेक्शन 9 को हम ब्रेक करेंगे तो 3 पार्ट के अंदर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. इसमें पहला पार्ट बोल रहा है कि पार्टनर्स किस चीज के लिए बाउंड है. तो पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. मतलब इस तरीके से उनको फर्म का काम करना है, बिजनेस करना है कि कॉमन एडवांटेज, सबका बेनिफिट हो, सबका कॉमन एडवांटेज उससे मिले. इस तरीके से पार्टनर्स को कंडक्ट ऑफ बिजनेस करना है, डील करना है. दूसरा आगे पार्ट क्या कहता है, हम इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड करें तो टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर. यह भी पार्टनर की एक ड्यूटी बनती है कि एक दूसरे के प्रति या दूसरे पार्टनर्स के प्रति वो जस्ट रहे, फेथफुल रहे. ये चीज भी बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता है बिजनेस भरोसे पे चलाया जाता है और एक दूसरे के प्रति आप जस्ट और फेथफुल रहेंगे तभी आप अपने बिजनेस को अच्छे से प्रॉस्पर कर सकते हैं, अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं. अगर आप एक दूसरे के प्रति फेथफुल नहीं रहेंगे, ढंग से आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर आप लोग
अकाउंट्स एक दूसरे को ढंग से नहीं दे रहे हैं, या फिर आप सही बात नहीं बता रहे, फेयरली डील नहीं कर रहे, तो एट द एंड ऑफ द टाइम या तो आपकी पार्टनरशिप टूटेगी या आपको बिजनेस के अंदर घाटा होगा। क्लियर? तो दूसरा पार्ट हमारा क्या बोलता है सेक्शन 9 का, कि पार्टनर्स आर बाउंड टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। पार्टनर्स बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि वो एक दूसरे के प्रति जस्ट रहें और फेथफुल रहें। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हम फर्दर इसको डिवाइड करें तो एक पार्ट और बनता है सेक्शन 9 का, पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा कि पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स के प्रति ट्रूथफुल रहना चाहिए और उनको फेयर डीलिंग करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर फर्म का कोई भी अकाउंट है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो पार्टनर्स को, दूसरे पार्टनर्स को हमेशा वो ट्रू इंफॉर्मेशन देनी है, जो सच्ची चीज है उनको वो बतानी है, और कोई भी इंफॉर्मेशन है चाहे वो फर्म के फेवर की हो या फर्म के अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, वो उनको सच्ची बात बतानी है। तो ऐसा हम कई बार देखते हैं, कई लोग करप्ट होते हैं, फेयरली डील नहीं करते, तो वो छोटा छोटा करप्शन करके पैसे का गबन करते हैं। जैसे अकाउंट्स में तो ये बता देंगे कि हमने फर्म के नाम पे सो एंड सो प्रॉपर्टी परचेज करी है, चीज परचेज करी है, तो उसमें 20,000 का खर्चा हुआ है, लेकिन सही से देखा जाए तो 15,000 का खर्चा होता है, उसको 20,000 बता के 5,000 वो अपनी जेब में रख लेते हैं, और इस चीज की खबर दूसरे पार्टनर्स को नहीं होती, तो ये करप्शन होता है। तो इस टाइप की चीज आपको पार्टनरशिप में नहीं करनी है, पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ नहीं करनी है, ये एक एब्सोल्यूट ड्यूटी है पार्टनर्स की आपस में। क्लियर? तीनों चीज समझ आई आपको? सेक्शन 9 तीन तरीके की बातें करता है। पहला कि पार्टनर्स किस चीज के लिए बाउंड है, सबसे पहला टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट ऑफ कॉमन एडवांटेज, सेकंड टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू द अदर पार्टनर्स, एंड थर्ड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन या ट्रू इंफॉर्मेशन टू द अदर पार्टनर्स। क्लियर? आप लोग जब बेयर एक्ट पढ़ें तो इस तरीके से करा करिएगा, आप एक हैबिट बना लीजिए कि डायरेक्ट अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ते हैं किसी चीज को तो कई बार वो मोनोटोनस हो जाती है, याद करने में दिक्कत होती है। लेकिन वहीं अगर आप प्रोविजन को 2 या 3 पार्ट के अंदर ब्रेक कर लेंगे, कॉमन चीजें उसमें से निकाल लेंगे, तो आपका बहुत ईजी बन जाता है उसको समझना भी और याद करना भी। तो इस तरह आप सेक्शन 9 को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट ड्यूटी पे चलते हैं, जो हमारा बताता है सेक्शन 10, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस बाय फ्रॉड। तो एक बार आप बेयर प्रोविजन निकालिए सेक्शन 10 का, उसको हम रीड करते हैं फटाफट। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू द फर्म बाय हिज फ्रॉड in conduct of business of the firm। इसका क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि अगर फर्म को कोई भी नुकसान होता है पार्टनर के किसी कंडक्ट की वजह से जो उसने बिजनेस के दौरान किया है, तो उस डिफॉल्टिंग पार्टनर की, वो जो गड़बड़ करने वाला पार्टनर है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो फर्म को उस चीज से दोबारा कंपनसेट करे, एक तरीके से इंडेमनीफाई करे। क्लियर? यहां पे फिर से वही प्रिंसिपल आता है जो हमने सेक्शन 9 में डिस्कस किया था कि पार्टनर्स को फेयर और ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है ना, फर्म के प्रति। और जो मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल लेके बताया कि मान लीजिए फ्रॉड किस तरीके से कर रहा है कोई पार्टनर, कि कोई सामान 20,000 का उसने बता रखा है अपने अकाउंट के अंदर कि मैंने फर्म के लिए चीज खरीदी है या ये चीज मंगवाई है, तो इसके अंदर 20,000 का खर्चा हुआ है, उसने अपने फर्जी अकाउंट बिल वगैरह सब बना के दिखा दिए। लेकिन बाद में पता लगता है कि उसने ये फ्रॉड किया था, चीज तो 15,000 की आई थी और 5,000 उसने जेब में डाल लिया अपने। तो इस केस के अंदर जो 5,000 का उसने फ्रॉड किया है, उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो पैसा दोबारा फर्म को वो पे बैक करे या इंडेमनीफाई करे। क्लियर? समझ आया आपको? ये भी आपकी एक ड्यूटी बनती है एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 11 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास के स्टार्टिंग में, उसी से हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 12। तो अब इसमें देखिए बीच में कुछ सेक्शंस हैं जो आपकी क्लियरली बात करते हैं ड्यूटीज के बारे में, कुछ सेक्शन आपकी क्लियरली बात करते हैं राइट्स के बारे में। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिसके कुछ क्लॉजेस के अंदर आपकी ड्यूटीज दे रखी है पार्टनर्स की, और कुछ क्लॉजेस के अंदर आपके राइट्स दे रखे हैं पार्टनर के।
तो मैंने यहाँ पे यही ट्राई किया है, मैं आपको क्लास में भी समझा रहा हूँ, तो मैंने ये अलग अलग इसको सेग्रीगेट कर लिया, डिवाइड कर लिया कि किसी प्रोविजन के अंदर कौन सी ड्यूटीज हैं और कौन से राइट्स हैं। तो इससे आपको अपना एक एट लेंथ आंसर लिखने में या फिर कंसेप्ट को समझने में हेल्प मिलेगी। क्लियर? तो देखिए अब हम सेक्शन 12 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 12 बात करता है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब फर्म का बिजनेस करते हुए, फर्म का काम करते हुए उस कंडक्ट में किसी भी पार्टनर की क्या ड्यूटीज होती हैं। तो इसके अंदर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 12 क्लॉज बी पे। सेक्शन 12 क्लॉज बी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बात करता है ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलीजेंस। ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलीजेंस, एक बार बेयर प्रोविजन निकालिए, उसमें रीड करिए। सेक्शन 12 भी क्या बात करता है? एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये एक जनरल बात करता है कि जो भी पार्टनर है ये उसकी ड्यूटी है कि वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में जो भी काम करे, मतलब फर्म का जब वो बिजनेस कर रहा है, कुछ काम कर रहा है फर्म का, तो उसको सारी की सारी चीजें डिलीजेंटली करनी है। मतलब उसको सावधानी से काम करना है, सिंसियरली काम करना है, उसको ऐसे रेकलेस होके, नेग्लिजेंट होके इस तरीके से काम नहीं करना है। क्लियर? ये भी एक ड्यूटी बनती है पार्टनर की, क्योंकि अगर वो रेकलेस होके काम करेगा तो बाकी सारे पार्टनर्स परेशान होंगे उसकी वजह से, या फिर फर्म को हो सकता है नुकसान भी हो, है ना। इसलिए ये ड्यूटी बनाई गई है कि हर पार्टनर ड्यूटी बाउंड है, वो डिलीजेंटली काम करे, वो नेग्लिजेंट ना हो, विलफुल उसमें कुछ मिसकंडक्ट ना करे, या फिर कुछ भी अपनी तरफ से वो रेकलेस या नेग्लिजेंट ना हो। क्लियर? समझ आई आपको चीज? अब आ जाइए सीधा सेक्शन नंबर 13 पे। सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट सम म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर? तो आप एक बार डायरेक्टली 13 के क्लॉज बी पे आ जाइए। पहले हम बी पढ़ते हैं, बी क्या बात करता है। तो सेक्शन 13 का क्लॉज बी बात करता है पार्टनर शैल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म। तो देखिए अगर फर्म को कोई भी लॉस होते हैं, अगर फर्म कोई भी लॉस सस्टेन करती है, तो ये भी पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो उस लॉस को भरपाई करने के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट दे हैव एंटर्ड। इसका मतलब अगर उन्होंने, जैसा हमने पढ़ा था सेक्शन 11 के अंदर, कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा डिसाइड किया है एज पर सेक्शन 11 कि अगर फर्म को कोई नुकसान होता है तो ये वाला पार्टनर ज्यादा उसके अंदर भरपाई करेगा या एक पर्टिकुलर पार्टनर कम भरपाई करेगा, तो वो उस हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं लिखी गई है उनके, तो ये पार्टनर्स की ड्यूटी बनती है एज पर सेक्शन 3 क्लॉज बी कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करें जो भी लॉस सस्टेन करती है फर्म को जो भी लॉस होता है उसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए आप सेक्शन 13F, जो मेन बात करता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस बाय द विलफुल कंडक्ट, लॉस बाय विलफुल नेग्लेक्ट। तो एक बार आप बेयर प्रोविजन निकालिए, उसमें सेक्शन 13 क्लॉज एफ आप रीड करिए एक बार। पार्टनर शेल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू द फर्म बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी विलफुल निग्लेक्ट करता है, अगर कोई नेग्लिजेंस करता है पार्टनर, जो उसकी विलफुल नेग्लिजेंस है, विलफुल नेग्लेक्ट वो कोई करता है, और उस वजह से अगर फर्म को कोई नुकसान होता है, तो इस केस के अंदर उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है, जो वो डिफॉल्टिंग पार्टनर है जो कर रहा है विलफुल निग्लेक्ट, कि वो इंडेमनीफाई करे, यानी जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे वो फर्म को, जो उसने कंडक्ट ऑफ बिजनेस में अपना विलफुल निग्लेक्ट किया है। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर पार्टनर ने गुड फेथ के अंदर कुछ गड़बड़ कर दी है, या फिर जो गड़बड़ हुई है वो सिर्फ एरर ऑफ जजमेंट की वजह से हुई है, तो इस केस के अंदर ये वाला प्रोविजन लागू नहीं होता। मतलब सेक्शन 13 क्लॉज एफ क्लियरली आपको बात करता है कि जो निग्लेक्ट है वो विलफुल निग्लेक्ट होना चाहिए पार्टनर का।
जो नेग्लिजेंस है वो विलफुल नेग्लिजेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर वो गुड फेथ में कोई काम कर रहा है, वो पूरा ड्यू डिलीजेंट है, पूरा सिंसियरली कुछ काम कर रहा है और गुड फेथ में उससे कोई निग्लेक्ट हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है गुड फेथ के अंदर, या फिर उससे कोई एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है कि उसने कुछ अनुमान लगाया और कुछ हिसाब लगाया और उसका गलत निकल जाता है वो अनुमान या हिसाब, तो इस केस के अंदर अगर वो गुड फेथ में चल रहा है तो ये क्लॉज अप्लाई नहीं होता। दिस क्लॉज अप्लाइज ओनली व्हेन देयर इज विलफुल निग्लेक्ट। ठीक है, तो क्या कहता है आपका सेक्शन 13F कि अगर विलफुल निग्लेक्ट हुआ पार्टनर के द्वारा और कुछ फर्म को नुकसान हुआ तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इंडेमनीफाई करेगा, यानी कि पे बैक करेगा, कंपनसेट करेगा उस फर्म को। क्लियर? चीज और ध्यान रखनी है कि जो एक्शन लाया जाएगा उस एरिंग पार्टनर या डिफॉल्टिंग पार्टनर के अगेंस्ट में, जो एक्शन लाया जाएगा फॉर हिज विलफुल निग्लेक्ट, वो केवल फर्म या बाकी सारे पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म ही ला सकते हैं। वो कोई इंडिविजुअल पार्टनर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं ला सकता। क्लियर? वो जो डिफॉल्टिंग पार्टनर है, जिस पार्टनर ने विलफुल नेग्लेक्ट किया है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी एक्शन लाना है तो वो फर्म लेके आएगी या पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म ही लेके आएंगे। कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ला सकता फॉर द विलफुल निग्लेक्ट डन बाय द पार्टनर अगेंस्ट द फर्म। क्लियर? चलिए, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन नंबर 15 के अंदर, जो बात करता है ड्यूटी एज टू प्रॉपर यूज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब आपकी जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसको आप प्रॉपरली यूज कर रहे हो, सही काम के लिए यूज कर रहे हो, ये भी एक ड्यूटी बनती है पार्टनर की। तो एक बार बेयर प्रोविजन के अंदर हम रीड करते हैं जल्दी से। सेक्शन नंबर 15, ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। Property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purpose of business। इसका क्या मतलब है कि जो भी फर्म की प्रॉपर्टी होगी, जो भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो पार्टनर्स केवल फर्म के काम के लिए ही एक्सक्लूसिवली यूज करेंगे। उसको केवल फर्म के काम के लिए, फर्म का जो बिजनेस है उसके कंडक्ट के लिए ही यूज की जाएगी। अपने पर्सनल यूज के लिए वो प्रॉपर्टी नहीं काम ले सकता कोई भी पार्टनर। क्लियर? सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन एंटर्ड बाय द पार्टनर। इसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम वो पार्टनर्स उसके अंदर कोई क्लॉज या कंडीशन डाल देते हैं कि ये जो हमारी फर्म की प्रॉपर्टी है बेसिकली, लेकिन इसको कोई पर्टिकुलर पार्टनर या पार्टनर्स यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी, तो उस केस के अंदर वो चीज करी जा सकती है। क्लियर? लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो ये रूल है कि पार्टनर की ड्यूटी बनती है, हर पार्टनर की, कि वो फर्म की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करे। केवल वो जो बिजनेस है आपकी फर्म का उसके लिए ही इस्तेमाल करी जा सकती है। क्लियर? इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए एक फर्म है, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था, एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, वो रेस्टोरेंट 3 लोगों ने मिलकर बनाया। हमने पिछली बार डिस्कस किया था ABC, एक चाय अच्छी बनाता है, एक स्नैक्स वाला, और एक ने उनको फंड या फिर कैपिटल प्रोवाइड किया था, जगह प्रोवाइड करवाई थी। ध्यान है आपको वो एग्जांपल? उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल उन्हीं ने आपस में मिलके, सारे पार्टनर्स ने, ABC ने एक फर्म के नाम पे मान लीजिए एक छोटा सा ट्रक खरीदा या फिर कोई गाड़ी खरीदी, और उन्होंने किस लिए खरीदी कि ये हम इस्तेमाल करेंगे, हमें जो भी सामान हमारे रेस्टोरेंट के लिए लेके आना है, जैसे मंडी से लाके हमें सब्जी, मंडी जाके हमें सब्जी लानी है, या चाय के लिए कुछ सामान लाना है, या फॉर दैट मैटर कुछ भी लेके आना है, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, अब अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने कोई कंडीशन या क्लॉज नहीं डाला है एंटर करते टाइम, तो ये पार्टनर की ड्यूटी है कि वो जो व्हीकल है वो केवल रेस्टोरेंट के लिए सामान जो लेके आना है केवल उसी पर्पज से यूज की जा सके। उसके अलावा उसको कोई पर्सनल यूज है कि जो चाय अच्छी बनाता है, जो पार्टनर ए था, उसके मान लीजिए कि परिवार वालों को शादी में जाना है, तो वही सोचता है कि यार ये अपने फर्म की गाड़ी है, तो ऐसा करता हूँ, मेरा पूरा बड़ा सा परिवार है 5-7 लोगों का, इनको उस गाड़ी में भर के ही मैं शादी में चला जाता हूँ, शादी अटेंड करके मैं वापस आ जाऊँगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अग्रीमेंट के अंदर ही डिसाइडेड नहीं है कि पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है प्रॉपर्टी को, तो ये पार्टनर की ड्यूटी है कि इस तरीके से वो पर्सनली यूज नहीं करेगा। तो इस केस के अंदर अगर वो पार्टनर ए
अपने फैमिली की भी इस्तेमाल करता है वो गाड़ी, तो वो नहीं मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं हम सेक्शन नंबर 16 पे, जो बात करता है ड्यूटी नॉट टू कंपीट। तो एक बार बेयर प्रोविजन रीड करते हैं, इसको आप रीड करिए। इसमें थोड़ा सा देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप लोग भी बेयर एक्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, करा करिए। जब आप अपना नोट्स बनाते हैं या यूज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करके उसको पढ़ने की आदत आप लोग डालिए। अब इसके अंदर मैंने जो एक कॉमन लाइन थी बीच में, उसको स्टार्टिंग में कर दिया और बाद में उसके 2 पॉइंट बना दिए। आप अपना बेयर प्रोविजन पढ़ो तो इसको मैंने इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे अ पार्टनर shall account for and pay to the firm all the profits made by him. A partner shall account for and pay to the firm all the profits made by him. अब इसके अंदर इसका फर्स्ट पार्ट, if he derives any profit for himself, that is any personal profit from any transaction of the firm, या फिर यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म, या नेम ऑफ द फर्म। तो ये प्रोविजन आपका क्या बात करता है? ये प्रोविजन आपको ये बताता है कि जो भी पार्टनर है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पूरे के पूरे अकाउंट दे और पूरा लेखा जोखा जो भी है वो दूसरे पार्टनर्स को और फर्म को बताए। अगर उसने अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट डिराइव किया है फर्म के किसी भी काम में, किसी भी ट्रांजैक्शन में, या फर्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फर्म के नाम से रिलेटेड, या कोई भी फर्म का बिजनेस कनेक्शन है उससे रिलेटेड, उसको यूटिलाइज करके उसने अगर कोई भी अपना पर्सनल गेन या पर्सनल प्रॉफिट किया है, तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि उसका फुल अकाउंट और फुल डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन वो फर्म के दूसरे पार्टनर्स को भी दे। क्लियर? इसी का आपका सेकंड क्लॉज है, देखिए, जो बात करता है इफ ही कैरीज एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द फर्म एंड कंपीट्स विद दैट ऑफ द फर्म। अगर वो पार्टनर एक सिमिलर बिजनेस, जैसा कि वो फर्म का बिजनेस कर रहा है बाय बीइंग द पार्टनर ऑफ द फर्म, वो खुद का भी कोई बिजनेस करता है सिमिलर, या फिर कंपीट करने की कोशिश करता है फर्म के बिजनेस के साथ, तो इस चीज का भी पूरा अकाउंट और पूरा प्रॉफिट वगैरह जो कुछ भी है वो सारा का सारा उसको पे करना पड़ेगा फर्म को वापस, और बताना पड़ेगा दूसरे पार्टनर्स को। क्लियर? चीज समझ आई आपको? कोई डाउट इसके अंदर? तो देखिए, बेसिकली पार्टनर अगर आप किसी फर्म के अंदर बन गए हैं, तो पार्टनर बनने के बाद आपको वैसा सिमिलर बिजनेस या सिमिलर कुछ नहीं करना है। ये एक जनरल रूल है। सीधी सी बात है, अगर आपने, जैसे हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले, तो अगर उन तीनों ने मिलकर रेस्टोरेंट खोला है, तो अब वो वहां अपने रेस्टोरेंट में चाय बेच रहा है, तो अब वो उसके पास में ही दोबारा अलग से चाय थोड़ी बेचेगा। ये तो उस रेस्टोरेंट से डायरेक्ट कंपीट करने वाली बात होगी जिसके अंदर वो पार्टनर है ऑलरेडी। और दूसरा, अगर वो रेस्टोरेंट का नाम या प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि वो अलग से चाय बेच रहा है और रेस्टोरेंट में जो उसको प्रोवाइड किया हुआ है, जो भी सामान चाय बनाने का, या जो भी उसको सिलेंडर, चूल्हा वगैरह, जो कि फर्म की प्रॉपर्टी है, अगर वो उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उससे जो भी वो प्रॉफिट जनरेट करेगा या जो भी अकाउंट होगा, वो उसको फर्म को वापस देना पड़ेगा, और सारा ट्रू डिस्क्लोजर और इंफॉर्मेशन उसको, पार्टनर्स को और फर्म को बतानी पड़ेगी। क्लियर? समझ आया प्रोविजन आपको? नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 11 हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर बेसिकली टू बी अबाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म बनाते टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं आपस में, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे, जो भी चीजें सेटल करेंगे अपने हिसाब से, आफ्टर दैट दे आर बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। बाद में वो बाउंड हो जाते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं वो उनको फॉलो करनी है। दे आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर सेटल्ड बाय देम इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ध्यान रहेगा आपको। सेक्शन 9 के अंदर हमने 3 ड्यूटीज पढ़ी थी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान है आप सबको?
अटमोस्ट फेथ वाली थी, ट्रुथफुल रहना है और अपने अकाउंट्स वगैरह सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। मैंने 3 पार्ट में आपको ब्रेक करके कराया था। क्लियर? ये सारी की सारी ड्यूटीज मेजर हो गई। इसके अलावा आपका जो सेक्शन नंबर 17 है, सेक्शन नंबर 17 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये भी बेसिकली कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करता है। तो एक बार आप सेक्शन 17 निकालिए। सेक्शन 17 का जो क्लॉज ए है, if any change occurs in the constitution of a firm, the mutual duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be possible। तो देखिए इसमें यह बताया है कि अगर पहले कोई फर्म है वो दोबारा रिकंस्टिट्यूट होती है, मतलब उसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, या कुछ उसमें चेंजेस करके उसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो इस केस के अंदर जो पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले फर्म थी और जो पार्टनर्स थे, उनकी जो ड्यूटीज थी वहां पे आपस में, वो सेम ड्यूटीज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के अंदर भी रहेंगी एज फार एज में बी पॉसिबल। मतलब जो ड्यूटीज वो फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी ड्यूटी है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गई है या वो फॉलो नहीं की जा सकती, तो बात अलग है। लेकिन जो ड्यूटीज हैं वो नई फर्म के अंदर भी फॉलो करी जाएंगी उसी तरीके से जैसे वो पुरानी वाली फर्म के अंदर करते थे, ड्यूटी बाउंड थे। क्लियर? समझ आ रही चीज आपको? नेक्स्ट देखिए, इसका जो बी क्लॉज है, फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म, continue to carry business after the expiry of the term, mutual duties of the partners remain the same as they were before the expiry of such term, so far as they consistent with the incident of the partnership at will। तो ये बात करता है कि अगर कोई टर्म है जो फिक्स टर्म के लिए बनाई गई है, कोई ऐसी फर्म है जो फिक्स टर्म के लिए बनाई गई है, फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए या कोई पर्टिकुलर समय के लिए, सीजन के लिए वो फर्म बनाई गई है, अब वो समय निकल जाता है, वो टर्म पूरा हो जाता है, उसके बाद भी वो फर्म कंटिन्यूली चले जा रही है। तो कल हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 7 और 8 में हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि अगर कोई फर्म एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनी है और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहती है, तो वो फिक्स टर्म ना होके बाद में पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। ठीक है? तो इसी तरीके से कोई फर्म है जो बाद में इस तरीके से पार्टनरशिप एट विल बन गई, तो जो वो टर्म कंटिन्यू करेगी उस टर्म के एक्सपायरी होने के बाद, तो उसमें उन पार्टनर्स की वही ड्यूटीज रहेंगी जो कि उसकी पहले उस फर्म के टर्म के दौरान थी। क्लियर? चीज समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट देखिए, सी क्लॉज, फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, mutual duties of the partners with respect to other adventure or undertaking are same as they were in original adventure or undertaking। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर एक एग्जांपल लिया था, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाने का या कोई कंस्ट्रक्शन करवाने का है ना, कोई फर्म है और उन्होंने एक फिक्स टर्म के लिए कि केवल जब ये बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तब तक हमारी पार्टनरशिप है, उसके बाद एक तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप वो। ठीक है? लेकिन मान लीजिए वो कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद भी वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रखते हैं और वो बिल्डिंग पूरी होने के बाद वो कोई दूसरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं उसी पार्टनरशिप के साथ। ठीक है? तो इस केस में जब उनका एक एडवेंचर या अंडरटेकिंग पूरा हो चुका है और अब वो दूसरा एडवेंचर या अंडरटेकिंग कैरी आउट कर रहे हैं, तो जो पार्टनरशिप पहले उनकी थी और उसमें उनके पार्टनर्स की जो भी ड्यूटीज थी आपस में, वो सेम ड्यूटीज वो नए एडवेंचर या अंडरटेकिंग जो कैरी आउट कर रहे हैं उसके अंदर भी वो सेम रहेंगी। क्लियर? समझ आ रहा है आप सबको? तो ये थी हमारी ड्यूटीज पार्टनर्स की जो हमने अभी तक डिस्कस किया। ये चार्ट आपको हेल्प करेगा, ये चार्ट आप बना सकते हैं और इसके अंदर जो मैंने प्रोविजंस बताए हैं, जैसे आपको 12 का बी, 13 का एफ और बाकी जो पूरे पूरे सेक्शन है, सेक्शन 17 के अंदर मिक्स करके राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों हैं, तो उसके अंदर से आप जब भी अपना आंसर लिखें या अपने नोट्स बनाएं, याद करें, तो इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, राइट्स वाला पोर्शन अलग और ड्यूटीज वाला पोर्शन अलग। क्लियर? समझ आ रही चीज आपको? अब हम आगे चलते हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर की तरफ।
अभी हमने ड्यूटीज डिस्कस करी, अब हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी पार्टनर है तो उसके दूसरे पार्टनर के साथ या फर्म के प्रति, दूसरे पार्टनर के प्रति उसके राइट्स क्या क्या होते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे कुछ राइट्स हमने डिस्कस किए हैं, इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 12 क्लॉज ए के अंदर राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, तो आप लोग निकालिए अपना बेयर प्रोविजन सेक्शन 12। राइट्स ऑफ पार्टनर्स इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब जब पार्टनर फर्म का बिजनेस कर रहे हैं उस कंडक्ट के अंदर उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ड्यूटीज हैं और जो राइट्स हैं वो पार्टनर्स के डिपेंड करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहे हैं उसके अंदर वो क्या कंडीशंस और क्लॉज रखते हैं। अगर इनमें से वो कोई ड्यूटी या राइट अपना बदलना चाहते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ उसमें और कंडीशंस डालना चाहते हैं, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर सकते हैं, जैसा कि हमने सेक्शन 11 में डिस्कस किया था। तो देखिए सेक्शन 12 क्या बात करता है। 12 का क्लॉज ए, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। सेक्शन 12 का क्लॉज ए, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो हर एक पार्टनर, जो भी फर्म का पार्टनर है, उसका ये राइट है, ये उसका अधिकार है कि वो फर्म का जो बिजनेस है उस बिजनेस के कंडक्ट में, उस बिजनेस को करने में अपना पूरा का पूरा वो एंगेज हो सके और वो बिजनेस को कर सके। देखिए यही एक तरीके का राइट होता है जिस तरीके से फर्म का बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सपेंड होता है, फ्लरिश होता है। क्योंकि हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हम आगे प्रोविजंस में भी पढ़ेंगे कि हर पार्टनर फर्म का और दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है। तो इस तरीके से अगर वो अपने लेवल पे कुछ भी काम करता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस करता है, तो वो फर्म के बिजनेस को और एक्सपेंड करने में, फ्लरिश करने में, प्रमोट करने में चीज काम ही आती है। तो ये अधिकार है हर पार्टनर का कि फर्म का बिजनेस वो कंडक्ट कर सके। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब आप 12 के क्लॉज सी के अंदर आइए, जो आपका बात करता है राइट्स टू एक्सप्रेस ओपिनियन। एक बार बेयर प्रोविजन निकालिए। एनी डिफरेंस, इफ एनी डिफरेंस अराइज in the ordinary matter connected with the business of the firm, then it may be decided by the majority of the partners। तो आपका सेक्शन 12 का क्लॉज सी क्या बात करता है कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी मैटर, कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी डिस्प्यूट या कोई ऐसी चीज आती है बीच में जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी फर्म के कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसके अंदर हर एक पार्टनर का ये अधिकार है, ये उसके पास राइट है कि वो अपना ओपिनियन उसके अंदर रख सके। क्लियर? और उस मैटर को जब डिसाइड करना है तो सब पार्टनर्स अपना अपना ओपिनियन रखेंगे और उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन रहेगा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का जो ओपिनियन रहेगा, उससे उस मैटर को फिर डिसाइड किया जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, इन दैट एवरी पार्टनर शैल हैव राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। जैसा हमने डिस्कस किया कि वो जो मैटर उठेगा उसके अंदर, ऑल्दो वो डिसाइड मेजॉरिटी से होगा, लेकिन उसके अंदर हर एक पार्टनर के पास अधिकार है, राइट है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, अपना मत या क्या वो चीज उसमें समझता है, वो फील करता है, वो चीज सामने रखने का। क्लियर? लेकिन अब इसका आगे का पार्ट क्या कहता है प्रोविजन का, देखिए, बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब अगर कोई फंडामेंटल मैटर है, ऐसी कोई फंडामेंटल चीज है जिसके अंदर कुछ चेंज करना है, तो वो नहीं किया जा सकता मेजॉरिटी के बेसिस पे, वो फिर किया जाएगा सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेने के बाद। क्लियर? तो यहां पे देखिए, यहां से हम क्या चीज समझते हैं कि दो तरीके के मैटर्स हो सकते हैं। पहले ऑर्डिनरी, जो कि नॉर्मल या डेली रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जब आप फर्म का बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ डाउट्स या कोई चीजें आ रही हैं, वो आपके ऑर्डिनरी मैटर्स हो गए। क्लियर? इन ऑर्डिनरी मैटर्स के अंदर जो डिसीजन लिया जाएगा वो बाय द कंसेंट या बाय द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स लिया जाएगा। मतलब पार्टनर्स की मेजॉरिटी क्या कह रही है। तो मेजॉरिटी आप जानते हैं किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे मान लीजिए 5 पार्टनर हैं, तो अगर 3:2 बनता है
मतलब कोई एक चीज है जिसके फेवर में 3 लोग हैं और उसके अगेंस्ट में 2 लोग हैं, तो यहाँ 3:2 की मेजोरिटी बन जाएगी और इसके अंदर ये चीज डिसाइड हो जाएगी मेजोरिटी से। क्लियर? लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी मैटर नहीं है जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस से अराइज हुआ है, अगर कोई फंडामेंटल मैटर है, अगर कोई फंडामेंटल मैटर है, इस केस के अंदर कभी भी मेजॉरिटी से डिसाइड नहीं होगा, उसके अंदर हमेशा सारे पार्टनर्स की कंसेंट ली जाएगी। क्लियर? और एज पर सेक्शन 12 क्लॉज सी, मैटर्स के अंदर हर पार्टनर के पास ये हक है, ये अधिकार है, ये राइट है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, अपनी बात रख सके, जो वो फील करता है, जो वो चाहता है वो बोल सके उस मैटर के अंदर। क्लियर? समझ आया आपको यहां तक? नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 12 का जो क्लॉज डी है, सबसेक्शन डी है, वो बात करता है राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट। तो एक बार बेयर प्रोविजन पे आइए। एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसमें क्या बताया कि हर एक पार्टनर का ये राइट है, उसका अधिकार है, हक है कि जो भी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट है या अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड है फर्म से, वो उस पार्टनर का राइट है कि वो जब चाहे उसको इंस्पेक्ट कर सकता है या फिर जब चाहे वो उनको एक्सेस कर सकता है। उसको वो इंस्पेक्ट करने से और एक्सेस करने से नहीं रोका जाएगा। क्लियर? समझ आई चीज आपको? अब इससे रिलेटेड आपका एक जजमेंट है, वो आप नोट कर लीजिए। अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसमें नोट करिए। जजमेंट का नाम है फ्लॉयड वर्सेस चेनी। जजमेंट का नाम है फ्लॉयड वर्सेस चेनी। ये आपका 1970 का जजमेंट है, नोट कर लीजिए इसको। FLOYDD, फ्लॉयड वर्सेस चेनी। इस जजमेंट में क्या बोला गया? द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स डज नॉट इंक्लूड the right to inspect books does not include the right to carry them without the consent of other partners to any place other than the registered office of the company। तो जजमेंट में क्या बताया गया कि आपके पास अगर आप पार्टनर है फर्म के, तो ये अधिकार है, ये हक है कि आप कभी भी जो कंपनी की या फर्म, जो आपकी फर्म की अकाउंट बुक्स हैं या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको उठा के कहीं पे भी दूसरी जगह ले जाओ, कि आप उनको गए फर्म के रजिस्टर ऑफिस के अंदर जहां पे वो डॉक्यूमेंट्स और बुक्स पड़ी हुई हैं, आपने उठाई और आप अपने घर पे लेके आ गए, या फॉर दैट मैटर कोई और जगह लेके चले गए। ये चीज आप नहीं कर सकते। अगर आपको इंस्पेक्शन करना है, एक्सेस करनी है या देखनी है वो, तो केवल जो फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस है आप वो वहीं पे कर सकते हो। क्लियर? रिपीट, लिखिए, नाम लिख लिया आपने जजमेंट का। द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी देम विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज, without the consent of other partners, without the consent of other partners to any place other than the registered office of the company, to any place other than the registered office of the company। क्लियर? समझ आई आपको ये चीज? नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 13, आपका बेयर प्रोविजन है उसमें निकालिए सेक्शन 13। सेक्शन 13 भी कुछ राइट्स के बारे में बात करता है जो पार्टनर के पास हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला 13 क्लॉज ए आप लोग प्रोविजन पढ़िए अपने बेयर एक्ट के अंदर। ये बेसिकली एक नेगेटिव राइट है, मतलब ये एक नेगेटिव चीज बोलता है। क्या बात करता है? देखिए,
a partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of business of the firm. तो बेसिकली क्या बताता है कि पार्टनर का ये राइट नहीं है कि अगर वो फर्म के किसी बिजनेस के काम से या कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर अगर वो एंगेज होता है या काम करता है तो उसका वो रेम्यूनरेशन अलग से ले. क्लियर? इसके लिए एंटाइटल नहीं है पार्टनर, इसके अंदर ये क्लियरली बताया गया है. लेकिन जैसा कि हमने सेक्शन 11 में पढ़ा और इस प्रोविजन के स्टार्टिंग में भी आप देख सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कंडीशंस आर subject to whatever written या whatever they have mentioned in their contract that is entered by the partners. तो अगर पार्टनर अपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कोई कंडीशन डाल देते हैं कि अलग से रेन्यूमरेशन मिलेगा अगर कोई भी पार्टनर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में कोई काम करता है, तो फिर वहां कॉन्ट्रैक्ट और उसका वो क्लॉज प्रिवेल करेगा, तब उनको रेन्यूमरेशन मिल सकता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो प्रोविजन हमारा यही बात करता है कि अगर कोई भी पार्टनर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म में कुछ करता है तो उसको अलग से रेन्यूमरेशन या अलग से कोई इसका पैसा वैसा नहीं मिलेगा. क्लियर? चीज समझ आई आपको? नेक्स्ट आ जाइए आप सेक्शन 13 क्लॉज बी, जो आपका बात करता है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स. जैसा कि हमने सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्लियरली पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप का रिलेशन है पर्संस के बीच में, वो रिलेशन बेसिकली एक बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को शेयर करने का है. और पहले जब तक आपका कॉक्स एंड हिकमैन वाला केस नहीं आया था, तो प्रॉफिट शेयरिंग को पार्टनरशिप का एक प्रूफ माना जाता था, जो बाद में उसको प्राइमा फेसाई प्रूफ कर दिया. लेकिन कंक्लूसिव कौन सा माना गया? म्यूचुअल एजेंसी वाला, है ना. तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप के बिजनेस में. तो ये आपका सेक्शन 13 क्लॉज बी में राइट बनाया गया है हर एक पार्टनर का, उनके पास ये हक है, अधिकार है कि जो भी बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसके अंदर वो अपना हिस्सा ले सकें, शेयर ले सकें. तो एक बार इसको रीड करते हैं. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द फर्म. क्लियर? आपका प्रोविजन बात करता है कि पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग के लिए एंटाइटल्ड हैं. लेकिन फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये सारी की सारी चीजें आर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट विच दे हैव एंटर्ड. तो अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में वो ऐसा लिखते हैं कि 3 पार्टनर है ए, बी और सी, जैसा कि हमने कल एग्जांपल डिस्कस किया था, ए चाय बनाता था, बी स्नैक्स बनाता था, और जो सी था जिसने सारा कैपिटल लगाया था, तो इसी तरीके से अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते अलग से, उसमें कोई बात नहीं लिखते इस टाइप की, तो तीनों के बीच में 33.33% शेयर प्रॉफिट का जाएगा. ये कल हमने डिस्कस भी किया था. लेकिन अगर वो जो सी पार्टनर है, जो सारा का सारा कैपिटल लगा रहा है, अपनी जगह प्रोवाइड करवा रहा है, वो ये बोलता है कि यार सारा पैसा मैं लगा रहा हूं, जगह भी मेरी है, तुम तो केवल काम कर रहे हो यहाँ पे, इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% तो मैं रखूंगा और बाकी बचा हुआ 50% 25-25% तुम आपस में बांट लेना. तो इस केस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज डाल के चीज लिख देते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग तो होगी, बिकॉज दैट इज असेंशियल फॉर पार्टनरशिप. तो प्रॉफिट शेयरिंग तो करी जाएगी, लेकिन अब वो इक्वल प्रोपोर्शंस में नहीं की जाएगी. अब जो ज्यादा ले रहा है पार्टनर वो ज्यादा लेगा और जो कम ले रहे हैं वो कम लेंगे, अनइक्वल हो जाएगा, बट प्रॉफिट शेयरिंग होगी. क्लियर? समझ आई आपको ये चीज? आगे देखिए, आपका सेक्शन 13 का जो सबसेक्शन सी है उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं. When a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profit. तो बेसिकली अगर कोई भी पार्टनर कोई कैपिटल खुद से लगाता है, तो उसके अंदर अगर उसको कोई भी इंटरेस्ट दिया जाता है उस कैपिटल पे, उस पैसे पे उसको कोई वापस इंटरेस्ट दिया जाता है, तो वो इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट से पे किया जाएगा. ये एक ड्यूटी नहीं है, ये केवल एक बीच में क्लॉज आया तो हमने रीड कर लिया. मेन जो इससे रिलेटेड ड्यूटी है वो आपकी आती है सेक्शन 13 क्लॉज डी, राइट टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल. इससे रिलेटेड था आपका 13C, इसलिए हमने रीड कर लिया. बाकी मेन ड्यूटी आपकी 13 क्लॉज डी. तो एक बार रीड करते हैं 13 क्लॉज डी. A partner making for the purpose of business any payment or advance beyond the amount of capital he was agreed to subscribe is entitled to interest on it at the rate of 6% per
एनम। तो देखिए अगर कोई पार्टनर है, उसने कुछ अग्री किया है कि मैं इतना पैसा लगा दूंगा, इतना कैपिटल में उसमें लगा दूंगा, और उससे आगे बढ़ के उससे ज़्यादा अगर वो कहीं कुछ पेमेंट करता है या कहीं कुछ एडवांस देता है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है जिसके लिए उसने सब्सक्राइब नहीं किया था, जो लिमिट क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, उस पैसे पे उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये उसका राइट बनता है कि वो अपनी एग्रीड जो सब्सक्राइब लिमिट है उससे ऊपर जो लगा रहा है पैसा या पेमेंट कर रहा है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और वो इंटरेस्ट कितना होगा? वो इंटरेस्ट चलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। क्लियर? समझ आई चीज आपको? अब इसमें फिर से मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि ऑल दीज कंडीशंस आर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन एंटर्ड बिटवीन द पार्टनर्स। तो यहां पे प्रोविजन बोलता है कि 6% दिया जाएगा, लेकिन अगर पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन या क्लॉज ऐसी डाल देते हैं कि नहीं 6% नहीं 10% दिया जाएगा या 20% दिया जाएगा, तो फिर वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट और उसकी वो कंडीशन वो प्रिवेल करेगी। क्लियर? समझ आई आपको? नेक्स्ट ड्यूटी पे, नेक्स्ट राइट पे हम चलते हैं। जो पार्टनर का राइट है वो है राइट टू इंडेमनिटी, जो आपका सेक्शन 13 सबसेक्शन ई के अंदर है। इंडेमनिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते भी हो कि प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लॉस, कि पर्सन को कोई लॉस होता है तो उसको प्रोटेक्शन दी जाए, प्रोटेक्शन मिले, है ना। तो देखिए, फर्म शैल इंडेमनिफाई द पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट्स मेड एंड लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम। फर्म की ये ड्यूटी बनती है एक तरीके से, और पार्टनर का ये राइट बनता है कि उसको इंडेमनिफाई किया जाए। किस संदर्भ में, किससे रिलेटेड? वो कोई भी अगर पेमेंट करता है या कोई भी उसको लायबिलिटी इनकर होती है। किस केस में? तो देखिए, पहला है इन ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर वो ऑर्डिनरी या प्रॉपर बिजनेस का कंडक्ट करता है, फर्म का जो बिजनेस है उसके अंदर उसको कोई लायबिलिटी इनकर होती है या वो कोई पेमेंट करता है, तो ये फर्म की ड्यूटी बनती है और उस पार्टनर का राइट बनता है कि उसको वो वापस इंडेमनिफाई किया जाए। और सेकंड देखिए, इन ड्यूरिंग सच एक्ट इन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली अगर कभी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसके अंदर पार्टनर खुद से पैसा लगा के, या फिर जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला पर्सन अपने खुद के केस में अपने खुद के लिए करे या अपनी प्रॉपर्टी के लिए कुछ करे, उस तरीके से वो करता है, तो वो पैसा भी दोबारा या वो चीज भी दोबारा इंडेमनिफाई करी जाएगी उस पार्टनर को। ये उस पार्टनर का राइट बनता है और फर्म की ये ड्यूटी बनती है। क्लियर? तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक फर्म है, उस फर्म का सामान रखने के लिए जो भी रॉ मटेरियल या जो भी सामान है, एक गोडाउन बनवाया जाता है। ठीक है? अब वो गोडाउन जब बनवाया जाता है तो उसके अंदर पूरा गोडाउन बना देते हैं वो, लेकिन उसका गेट नहीं लगाते, उसका गेट नहीं बनाते। ठीक है? फंड्स की कमी होगी या कुछ भी रीजन होगा, वो उसका गेट नहीं लगवाते। अब क्या होता है, उनको ऐसा होता है कि अभी हमारे पास महीने भर के अंदर पैसा आ जाएगा और बरसात आने में भी 3-4 महीने बाकी है, तो इस बीच हम इसका गेट लगवा देंगे जिससे हमारा सामान खराब नहीं हो। ठीक है? अब 1 महीना गुजरता नहीं है, मतलब उनके पास फंड्स तो आते नहीं, हफ्ते 10 दिन बाद बहुत तेज बारिश आने की संभावना हो जाती है। तो अब इस केस के अंदर जो एक पार्टनर उनमें से होता है वो ये सोचता है कि यार अगर बारिश आ गई तो हमारी जो फर्म की प्रॉपर्टी है जो गोडाउन के अंदर है और ये दरवाजा नहीं लगा हुआ, तो ये बारिश का पानी आने से सारा खराब हो जाएगा। अब एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी क्या करेगा अपने खुद के केस में, खुद की सर्कमस्टांसेस में या खुद की प्रॉपर्टी के लिए, कि यार बरसात से बचाने के लिए मैं इस पे आगे दरवाजा या कुछ लगवा देता हूं जिससे ये अंदर जो फर्म की प्रॉपर्टी गोडाउन में वो खराब नहीं हो। ठीक है? और इस केस में वो अपने खुद के जेब से पैसे लगा के वो दरवाजा बना देता है, और फिर बरसात आती है तो दरवाजा बन गया, सब सही हो गया, तो फर्म के सामान को कोई नुकसान नहीं होता, सब ठीक तरीके से हो जाता है। तो इस केस में जो उसने अपने खुद के पैसे लगा के वो दरवाजा बनवाया है गोडाउन का, जिससे कि फर्म का जो भी सामान वहां पे रखा है गोडाउन में वो पानी जो बरसात से आए उससे बच सके, इस केस में उसको इंडेमनिफाई किया जाएगा, यानी वो पैसा वापस दिया जाएगा। क्लियर? समझ आई चीज आपको? नेक्स्ट देखिए, आपका
सेक्शन नंबर 15 जो बेसिकली बात करता है राइट टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये भी हर एक पार्टनर का राइट है। इसको हमने ड्यूटीज में भी एक तरीके से पढ़ा था कि हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो उसको प्रॉपरली और फर्म के काम के लिए ही इस्तेमाल करे, है ना, सही तरीके से। और इसी तरीके से हम इसको राइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि सेक्शन 15 ये बात करता है कि हर एक पार्टनर का ये राइट है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के काम के लिए यूज कर सके। क्लियर, समझ आई चीज आपको? नेक्स्ट, जैसा कि हमने सेक्शन 17 में पढ़ा था, क्योंकि आपका सेक्शन 17 इट टॉक्स अबाउट बोथ राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज। इसके अंदर आपकी राइट्स भी हैं और आपकी ड्यूटीज भी हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हमने एट लेंथ डिटेल में डिस्कस करी थी कि ड्यूटीज क्या क्या हैं, उसी तरीके से सेम वे में राइट्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका 17 का जो एक तरीके से क्लॉज ए है वो बात करता है राइट्स आफ्टर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो हमने जब ड्यूटीज में डिस्कस किया था तो ये डिस्कस किया था कि अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है या उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले ड्यूटीज थी पार्टनर्स की वही बाद में रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद रहेंगी। इसी तरीके से अगर रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म और जो पहले राइट्स थे पार्टनर्स के पुरानी वाली फर्म में वही राइट्स सेम उनके रहेंगे नई वाली फर्म जो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी बाद में। क्लियर, समझ आई चीज आपको? आप प्रोविजन में देख भी सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज है। पहले हमने डिस्कस किया था वो हमने ड्यूटीज के बारे में पढ़ा था कि सेम रहेंगी ड्यूटीज, या हम राइट्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेम रहेंगे राइट्स। और इसी तरीके से आपका क्लॉज बी बोलता है राइट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स ऑफ फर्म। मतलब फिक्स टर्म के लिए फर्म है, एक्सपायर हो गई, आगे टाइम उसका चल रहा है, तो हमने पहले पढ़ी थी कि सेम ड्यूटीज रहेंगी पार्टनर्स की। अब यहाँ पे है सेम राइट्स रहेंगे जो पहले जब वो फर्म उस टर्म के अंदर चल रही थी तब थे, बाद में एक्सपायरी के बाद अगर वो कंटिन्यू रहती है यानी पार्टनरशिप एट विल बन जाती है तब भी उसके वो सेम राइट्स रहेंगे पार्टनर्स के। क्लियर, चीज समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट देखिए, इसका जो सी क्लॉज है राइट्स वेयर एडिशनल एडवेंचर और अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट। तो हमने ड्यूटीज के टाइम में क्या पढ़ा था कि एक एडवेंचर या अंडरटेकिंग उन्होंने पूरा कर लिया तो वहां पे जो उनकी ड्यूटीज थी वही अगर वो फर्म कोई नया एडवेंचर या अंडरटेकिंग कैरी आउट कर रही है तो सेम ड्यूटीज रहेंगी, है ना, जो पहले बारे में थी। इसी तरीके से आपका राइट्स के संदर्भ में जब हम पढ़ें विद रिस्पेक्ट टू राइट्स, तो जो राइट्स पहले थे पुराने वाले अंडरटेकिंग और एडवेंचर में वो पूरा होने के बाद जब वो नया अंडरटेकिंग और एडवेंचर कैरी आउट करेंगे तो वो ही सेम राइट्स रहेंगे पार्टनर्स के वहां पर भी। क्लियर, समझ आई चीज आपको? तो ये थे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स जो आपके सेक्शन नंबर 9 से लेके सेक्शन 17 के अंदर थे, चैप्टर 3 के अंदर थे पार्टनरशिप एक्ट के। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्म या विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं पार्टनर्स के। क्लियर, एक इसके अंदर आपका बीच में सेक्शन नंबर 14 जो है विच टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये हम एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये राइट्स और लायबिलिटीज से ज्यादा थोड़ी सी और चीज बात करता है। तो देखिए, सेक्शन नंबर 14 टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो इसके अंदर जो फर्म की प्रॉपर्टी है, कुछ भी फर्म की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए जैसे हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं तो उसी का एग्जांपल हम वापस लेते हैं। तो रेस्टोरेंट के अंदर जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, वहां पे लगने वाले टेबल बेंचेस हैं या फिर वहां पे एसी वगैरह लग रहा है, कारपेट लग रही है, या हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि उनकी सामान लाने की जो भी व्हीकल है, कुछ भी जो फर्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट, और दूसरी प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड।
क्लियर? तो देखिए, प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट का क्या मतलब है कि कुछ भी जब आपने फर्म स्टार्ट करी, फर्म का काम या बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो उस टाइम एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म या कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म, जो कुछ भी आप प्रॉपर्टी लेके आते हो फर्म के अंदर, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट के अंदर आएगी। मतलब जब उन लोगों ने मिलकर रेस्टोरेंट खोला, ए, बी और सी ने, तब उनके पास जो भी खुद की प्रॉपर्टी थी, मतलब खुद के बर्तन होंगे या फिर गैस, चूल्हा, स्टोव, जो कुछ भी होगा, किसी एक के पास टेबल, चेयर वगैरह ये भी मिल जाएंगी। ये सारी की सारी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी स्टार्टिंग के टाइम उनके पास थी, वो सारी कहलाएंगी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ओरिजिनली ब्रॉट। क्लियर? ऑल्सो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्रॉपर्टी के अंदर जो भी राइट या इंटरेस्ट है, जो कि हम बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर राइट्स एंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं ना, तो अगर कोई भी राइट्स या इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के अंदर उसको यूज करने के, तो वो भी आपके प्रॉपर्टी फर्म की ही मानी जाएगी। क्लियर? So whatever property is thrown into at the common stock of the firm at the time of commencement of the business of firm becomes the property of the firm. समझ आ रही चीज आपको? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखिए, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म या सब्सिक्वेंटली जब भी जरूरत महसूस हुई तो वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी गई या खरीदी गई बाय द फर्म। तो इसके अंदर हमने अभी अभी एग्जांपल लिया था, उसको हम दोबारा लेते हैं। जो एबीसी रेस्टोरेंट था, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी तो उनकी पहले से थी जब उन्होंने स्टार्ट किया अपना रेस्टोरेंट, लेकिन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब थोड़ा उनके पास पैसा भी इकट्ठा हो गया और उनको ज़रूरत भी ज़्यादा महसूस हुई, तो पहले तो उनको जो भी कच्चा माल लाना था वो उनके पास उनकी पर्सनल लूना, स्कूटी या मोटरसाइकिल जो भी है उस पर बैठ के वो ले आते थे, क्योंकि स्मॉल स्केल पे उन्होंने स्टार्ट किया था, ना तो जगह इतनी थी, ना कस्टमर्स इतने थे। धीरे धीरे उनकी फर्म का बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ा, अब डिमांड भी बढ़ी, ज़्यादा कस्टमर आने लगे, तो अब ज़्यादा सामान की ज़रूरत उनको पड़ी। तो अब उन्हें लगा कि हम जो इंडिविजुअली अपनी 2 व्हीलर पे जाके सामान ले आते थे, अब उससे काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो उन्होंने रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद, 1 साल बाद उन्होंने एक व्हीकल, कुछ भी टेम्पो कह लो या कुछ भी जो लोडिंग वाला व्हीकल होता है जिसके अंदर वो अपने रेस्टोरेंट का सामान, सब्जी मंडी से सब्जी या जो भी कच्चा सामान लेके आते हैं वो ला सकें। ठीक है? तो ऐसी प्रॉपर्टी उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ बिजनेस सब्सिक्वेंटली एक्वायर करी है, सब्सिक्वेंटली खरीदी है, तो वो आपका प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड के अंदर आएगी। क्लियर? तो इस तरीके से फर्म की जो भी प्रॉपर्टी है वो 2 चीज में डिवाइड हो सकती है, 2 तरीके से डिवाइड हो सकती है, या तो प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट या प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड। ठीक है? इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है कि उस फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ जो भी उसके राइट से इंटरेस्ट आते हैं प्रॉपर्टी को यूज करने के या उसके अंदर, वो भी आपके फर्म की प्रॉपर्टी ही माने जाएंगे। ठीक है? इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स गुडविल ऑफ द बिजनेस। ठीक है? जो भी बिजनेस की गुडविल होती है वो गुडविल भी उस फर्म की प्रॉपर्टी ही मानी जाती है। और फॉर दैट मैटर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होते, आपको दिखेंगे नहीं, आप उनको टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल राइट्स होते हैं, है ना? लेकिन अगर कोई भी फर्म से रिलेटेड ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, कोई भी पेटेंट है, तो वो सारा भी आपका फर्म की प्रॉपर्टी में आएगा। ये चीज आपको क्लियरली पता ही है। कोई भी आपने देखा होगा, जो भी कोई रेस्टोरेंट हो या कोई भी चीज हो, उनका अपना वो ट्रेडमार्क वगैरह सब लगाते हैं और उसको आप कॉपी वगैरह नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि वो उसका फर्म का खुद की फर्म की प्रॉपर्टी होती है ना? किसी का कोई लोगो है पर्टिकुलर, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, केस हो जाएगा आपके ऊपर, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आईपीआर, है ना? क्योंकि वो आईपीआर जो है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कुछ भी, वो उस फर्म की ही प्रॉपर्टी मानी जाती है। क्लियर? समझ आ रही चीज आपको? आगे देखिए, आपके बेयर प्रोविजन में जो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 14, अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स द प्रॉपर्टी और राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म आर डीम्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म। तो जब तक कोई
इस चीज से कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर ना हो, तब तक क्या समझा जाएगा कि अगर फर्म के पैसे को यूज करके, फर्म का पैसा लगा के अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करी जा रही है, खरीदी जा रही है, तो वो फर्म की प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हो। तो हमारे पास जो हमारे रेस्टोरेंट का थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा हुआ, उस रेस्टोरेंट की जो फर्म थी उसका प्रॉफिट इकट्ठा हुआ, उस प्रॉफिट से हम लोग अपनी एक लोडिंग व्हीकल लेके आ गए फर्म के काम के लिए, तो फर्म का पैसा उसमें लगाए तो यही माना जाएगा कि वो फर्म की प्रॉपर्टी है। क्लियर, समझ आई चीज आपको? तो ये हमारी आज की क्लास भी यहां खत्म होती है, वाइंड अप करते हैं। इसमें हमने आज चैप्टर 3 पढ़ा, यानी कि सेक्शन 9 से लेके 17, जिसके अंदर बेसिकली हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स पढ़ी, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्म। इसके अलावा हमने सेक्शन 14 के अंदर जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है वो दो तरीके से, किस तरीके से डिवाइड हो सकती है, ये भी हमने समझा। एंड सेक्शन 11 जो है, जो बेसिकली बात करता है कि पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना के, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करके सबकी कंसेंट से उसके अंदर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम हमारी क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप सबको तो समझ आया ही है क्लास के अंदर। आप लोग जो ऑनलाइन देखेंगे इसको, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आपको भी समझ आया होगा। और ये हमारे 2 लेक्चर पूरे हो गए पार्टनरशिप एक्ट के। कल हम एक नए लेक्चर के साथ आएंगे जिसके अंदर आगे के हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।